हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना काइनेमेटिक्स का तीसरा लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी फिजिक्स को बहुत आसान बना देगा। अगर आप जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 720 में 720 स्कोर करना चाहते हैं या 700 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत एज देगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक टॉपिक का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो लास्टली, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल आपका फिजिक्स बहुत आसान बना सकता है, आपके सिलेक्शन में आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। अपना कंटेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहला पार्ट। इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम बात करते हैं तो जनरली हमको 9th क्लास में 3 इक्वेशंस पढ़ाई जाती हैं। एक होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आइए देखते हैं इन तीनों इक्वेशंस के क्या नाम होते हैं। अब जब आप 11वीं क्लास में आएंगे तो आपको एक और इक्वेशन पढ़ने को मिलती है, या आप अगर जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां भी आपको एक इक्वेशन देखने को मिलती है, दैट इज SNTH, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड, कि अपने आखिरी सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेस होता है। चलिए देखते हैं। तो पहला जो नाम है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। सेकेंड इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। एंड थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इट इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। आइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इक्वेशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। अच्छा, इस रिलेशनशिप को अच्छे से समझने के लिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप हो गया या पोजीशन टाइम रिलेशनशिप हो गया, इन दोनों रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी ड्रीम कार की कहानी समझनी पड़ेगी। कि मान लीजिए कि ये मेरी एक ड्रीम कार है, इसकी इनिशियल रफ्तार u है, और थोड़ी देर बाद इसकी रफ्तार हो जाती है v। इनिशियल रफ्तार u, फाइनल रफ्तार v। अच्छा, ये कार यहां से यहां तक गई तो कुछ डिस्प्लेस हुई, उस डिस्प्लेसमेंट को यहां पे डिनोट करा जाता है s से। इस डिस्प्लेसमेंट को, यहां से कार को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में या इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा होगा वो t टाइम लगा होगा। और यहां पर रफ्तार इसकी u है, यहां पर रफ्तार इसकी v है, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आया होगा। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगा t, एक्सेलरेशन लगा a। बस मुद्दे वाली बात यह है कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये कैसा एक्सेलरेशन है? ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अरे बात समझ आ रही? अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वहां वैलिड नहीं होती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मेरे से कहा गया वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है। इनिशियल रफ्तार u है, फाइनल रफ्तार v है, एक्सेलरेशन a है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो पहली इक्वेशन a इक्वल्स टू, हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv इक्वल्स टू लिख दिया जाता है अपने पास क्या, a dt। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट, जब टाइम 0 था तो रफ्तार u थी, जब टाइम t हुआ तो रफ्तार क्या हो गई, v हो गई। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, u से लेकर v तक, a dt का हो जाएगा t, 0 से लेकर t तक, क्योंकि a मेरा कैसा है, तो a मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो क्या हो जाएगा यहां से, v माइनस u इक्वल्स टू at, और v इक्वल्स टू u प्लस at। बहुत बढ़िया। यहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। ठीक। अच्छा, v और u, दीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। ये कैसी वेलोसिटीज हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। ठीक। चलिए आइए पोजीशन टाइम रिलेशनशिप की बात करते हैं, देखते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप क्या है। पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशनशिप, दैट इज dx बाई dt। ये किसके बराबर होता है, v के बराबर। और v कैसी वेलोसिटी है, v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यार, फाइनल वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से x पे जाकर एक कोई कार है, उसकी रफ्तार v है, तो यहां से x प्लस dx गया। अरे बात समझ आ रही? इस जगह पर जब पहुंचा तो ये कितना हो गया, x प्लस dx। यहां पे टाइम t था तो यहां पे टाइम कितना हो गया, t प्लस dt। बहुत छोटे से चेंज की बात हो रही है। तो यहां पर रफ्तार v है तो यहां पे रफ्तार v प्लस dv होगा। तो v प्लस dv जो चेंज है, इसको हम बहुत नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास dx बाई dt। dx इज द स्लाइट डिस्प्लेसमेंट और dt क्या है, स्लाइट चेंज इन
टाइम। अच्छा, ये इतना छोटा चेंज है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है उसके प्रभाव को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन हम स्पीड का वेरिएशन क्या जानते हैं, वेलोसिटी का वेरिएशन क्या जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, u प्लस ए टी। तो v की जगह मैं लिख सकता हूं u प्लस ए टी, दैट इज इक्वल टू dx बाई dt। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू dt। अब मैं दोनों साइड से इसको इंटीग्रेट कर दूं, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, जीरो से लेकर s तक और यहां जीरो से लेकर t तक, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, जीरो से लेकर s तक u dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, at का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट जीरो से लेकर t तक, तो s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion. अरे बात समझ आ रही, यहां तक कहानी समझ आई। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अगर ये इक्वेशंस आपको आती हैं, इनकी एप्लीकेशन आपको आती है, तो आप इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आसानी से अपने जेईई मेंस में या नीट में निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग हर साल। चले आगे बढ़े, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। लेकिन वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझाऊं। मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सेकंड इक्वेशन को लेकर, सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और इसमें से मैं t कॉमन करके s बाई टी इक्वल्स टू u प्लस 1 बाई 2 ए टी लिख दूं, तो s बाई टी को मैं जानता हूं ये होता है v इक्वल्स टू u प्लस 1 बाई 2 ए टी। तो ये तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अरे बात समझ आ रही, ऐसे भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं, बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि s बाई टी से जो आपको रफ्तार मिलती है ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड भाई साहब, एवरेज स्पीड। और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो u है वो सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। अरे बात समझ आ रही, तो याद रखिएगा v एवरेज नहीं होता। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी में v क्या है, v इज इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी। अरे बात समझ आ रही, चले आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। क्या है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप भाई, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप दैट मींस dv बाई dx। क्या dv बाई dx का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने, हाँ तो बिल्कुल पढ़ा है। और वो क्या पढ़ा है हमने भाई, क्या पढ़ा है, कोई बताएगा यार। तो फॉर्मूला है a इक्वल्स टू v dv बाई dx। तो v dv इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, a इंटू dx। अब देखो, अब आ जाओ अपनी पिछली स्लाइड पे, देखो कार की इनिशियल रफ्तार कितनी थी u, जब डिस्प्लेसमेंट कितना था 0। कार की फाइनल रफ्तार कितनी हो गई v, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s। तो आइए देखिए इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, u से लेकर v तक, 0 से लेकर s तक, क्योंकि मेरा a क्या है, कांस्टेंट। तो v dv हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u से लेकर v तक, a dx मेरा हो जाएगा x, लिमिट 0 से लेकर s तक। तो ये हो जाएगा अपने पास as, और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, और फर्दर वी कैन राइट इट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। और बार बार मैं कह रहा हूं कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि v एंड u आर द इंस्टेंटेनियस velocities at time t equals to 0, at time t equals to t, or you can call it at displacement 0 and at displacement s। अरे बात समझ आ रही, v is the final velocity that is at displacement s, and u is the initial velocity at displacement 0, or you can call it u is the initial velocity at t equals to 0, v is the final velocity at t equals to t। अरे बात समझ आ रही, एंड थ्रू आउट दिस मोशन ऑफ माई ड्रीम कार द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, ये बात आपको समझनी है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो आप ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा नहीं पाएंगे। आगे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या है, अपने आखिरी सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होता है, दैट इज जनरली नोन एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, और बहुत सारी बातें हैं। लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन से आज के लेक्चर से इस इक्वेशन का हर एक सिंगल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है क्या। उसके लिए आपको एक बार फिर से मेरी ड्रीम कार से होके गुजरना पड़ेगा, और मेरी ड्रीम कार है भाई, ये रही मेरी ड्रीम कार।
एट टी इक्वल्स टू 0 पे इसकी रफ्तार है आपके पास कुछ u और एक्सेलरेशन है a एंड दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्योंकि कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन हो, मैं बार बार आपसे तब कह रहा हूं कि ये इक्वेशन बस तभी वैलिड होगी जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। मान लीजिए इसने अपने t टाइम में या t इक्वल्स टू n टाइम में इस कार ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज sn। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इस कार ने अपने t इक्वल्स टू n टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना है, sn। ठीक, तो n-1 टाइम में कितना ट्रेवल की होगी? अरे t इक्वल्स टू n-1 टाइम में इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसको मैंने कहा इट इज sn-1। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, sn-1। तो मेरे से कहा गया आखिरी सेकंड में ये कार कितना डिस्प्लेस हुई, तो आखिरी सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही तो होगा, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज sn-th। अरे बात समझ आ रही? तो sn-th विल बी इक्वल टू sn-1। अच्छा, बहुत सारे लोग को लगता है कि जब आखिरी सेकंड में ही निकालना था तो t इक्वल्स टू n और t इक्वल्स टू n+1 क्यों नहीं कर लिया? अरे भाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे भी कहानी है। क्या कहानी है कि अगर मेरे से कहा गया कि भैया बताओ मेरी कार 7वें सेकंड में कितना चली, तो मेरा 7वां सेकंड कब शुरू हो रहा है, 6 के बाद, और कब खत्म हो रहा है, 7 से जस्ट पहले। तो 6 से 7 के बीच का टाइम है ना यार, तो 7वां सेकंड मतलब t इक्वल्स टू n, तो वो किसके बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में, मतलब n और n-1 के बीच का समय होगा। अगर आपसे कहा जा रहा है 10वां सेकंड, तो वो 10वां सेकंड आपका 9 से लेकर 10 के बीच में होगा, मतलब एक n होगा और एक n-1 होगा। ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज आपको होनी चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे एरर्स हैं जो भर के लोग करते हैं और हमको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो आइए देखिए, sn-th दैट इज sn-1। कार की रफ्तार थी u। ठीक है, तो भैया कार की इनिशियल रफ्तार थी u और हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वही लगाते हैं, un प्लस 1/2a इंटू t का स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर माइनस 1/2 सॉरी माइनस ब्रैकेट में u कितने सेकंड में, n-1 सेकंड प्लस 1/2a इंटू 2n इंटू at स्क्वायर दैट इज n-1 सेकंड का स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही? याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मैं फर्दर अगर ओपन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस un प्लस u इंटू 1 सेकेंड, उसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1/2a इंटू n-1 सेकेंड का स्क्वायर। अरे ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। un से un कट जाएगा, आगे ओपन करते हैं, 1/2 an स्क्वायर प्लस u इंटू 1 सेकेंड माइनस 1/2a। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1 सेकेंड। अरे ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब 1/2a को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 1/2 an स्क्वायर प्लस u इंटू 1 सेकेंड माइनस 1/2 an स्क्वायर, और ये अंदर जाएगा तो -1/2a इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड, और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। समझिएगा, बहुत डिटेल्ड में मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। इस इक्वेशन से लेकर आपकी जो भी धारणा होगी वो सब आज के बाद 100% क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं, अब क्या 1/2an स्क्वायर से -1/2an स्क्वायर कट जाएगा, u इंटू 1 सेकेंड, और उसके बाद प्लस 1/2a कॉमन कर लिया जाए, यहां a मिस हो गया, 1/2a कॉमन कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, अपने को बताइए, 2n इंटू 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर। अरे मिला, ये हो गया अपने पास sn-th। चलिए तो अब देखते हैं इस इक्वेशन से रिगार्डिंग क्या नेगेटिव धारणा है। अगर इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो किसी भी टर्म में 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा u प्लस 1/2a इंटू 2n-1। अब ये इक्वेशन देखने के बाद लगता है कि u तो वेलोसिटी है, दैट इज मीटर पर सेकेंड,
ए एक्सेलरेशन है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें 2n-1 कर रहे हैं हम लोग, n टाइम है, 1 इंटीजर लगता है। तो भाई ये इक्वेशन हमको डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है, लेकिन लिटरली ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है? u मीटर पर सेकंड इंटू 1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 सेकंड में है। अरे बात समझ आ रही? तो मीटर पर सेकंड में सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर हो जाएगा। 1/2 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर n सेकंड में है, 1 सेकंड में, तो सेकंड स्क्वायर डायमेंशन यूनिट सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी किस में रहेगा? मीटर में, ये भी मीटर में, और रिजल्ट किस में? मीटर में। तो जो पहली नेगेटिव धारणा है वो क्या है कि दिस इक्वेशन इज एक्सेप्शन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ये इक्वेशन एक्सेप्शन नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात किताबों में बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि n इज इंटीजर, n इज इंटीजर। ये जरूरी नहीं है, n इंटीजर हो भी सकता है, n इंटीजर नहीं भी हो सकता है। अरे बात समझ आ रही? अगर n इंटीजर हुआ तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, n इंटीजर नहीं हुआ तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई लेट यू नो कैसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगर मेरे से कहा जा रहा है कि बताइए कोई ऑब्जेक्ट 7.5 से 8.5 सेकंड में कितना चला, तो वो भी तो है ना भाई। तो 7.5 से 8.5 कौन सा सेकंड है? ये कौन सा सेकंड होगा? 7.5 से 8.5 दैट इज 8.5 सेकंड। अरे बात समझ आ रही? तो n इंटीजर हो नॉन इंटीजर हो तब भी ये इक्वेशन सही आंसर निकाल कर देती है। और दूसरी बात, अगर मेरे से कह दिया गया कि बताओ अपने आखिरी सेकंड में नहीं, अपने आखिरी आधे सेकंड में कितना चला, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ ऑब्जेक्ट अपने 7.5वें सेकंड में कितना चला, 7.5वां सेकंड कब होगा? 7.5वां सेकंड कब होगा? 7 के बाद और 7.5 के पहले। अरे बात समझ आ रही? तो अब उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो वहां बस मुझे n की जगह रख देना है क्या? 7.5, और जहां 1 सेकंड है वहां क्या रख देना है? 0.5। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अरे बात समझ आ रही है? ये सब चीजें हैं इस इक्वेशन की जो आपको लगता है या जो किताबों में लिखा होता है कि दिस इक्वेशन इज द एक्सेप्शन ऑफ डायमेंशन, और यहां n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। n इंटीजर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बात समझ आ रही? चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसी के अगली कहानी एक क्वेश्चन से शुरू हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्टार्ट्स डीएक्सेलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकंड एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकंड। तो मैं आपको बता दूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन से अगर कोई सवाल पूछा जाए और उस सवाल में डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो आप अपने दिमाग को, अपने कान को, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं सबको जागृत कर लीजिए भैया, क्योंकि ये इक्वेशन कठिन हो सकता है। डिस्टेंस के क्वेश्चंस जनरली थोड़े लॉजिकल होते हैं, जनरली थोड़े टिपिकल होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है, मान लो उस पार्टिकल को मैं अपनी ड्रीम कार से रिप्लेस कर दूं कि ये मेरी एक ड्रीम कार है, इसकी इनिशियल रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड और ये डी एक्सेलरेट होने लग जाती है कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक, मेरे से कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकंड। तो जनरली एक बच्चे के साथ क्या होता है, वो कहता है अच्छा मैं जानता हूं आखिरी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, SNTH इक्वल्स टू U प्लस 1/2a इंटू 2n-1। U की वैल्यू मुझे पता है 5, A की वैल्यू मुझे पता है -2, तो -1/2 इंटू a और 2 n की वैल्यू कितनी है? सेकंड, तो n की वैल्यू हो गई 2 -1, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है -2, तो एक्सेलरेशन जब -2 दे रखा है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू -2, माइनस पहले आ गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 और ये कितना? 2 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, 4 - 1 3, और यहां कितना हो जाएगा? -3, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या आया? 2 मीटर। मतलब अपने आखिरी सेकंड में जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल आया वो आया कितना? 2 मीटर। कौन से सेकंड में? सेकंड में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जरा इसी फॉर्मूले से बी वाला निकालो। तो बी वाला क्या कह रहा है? SNTH कौन से सेकंड में निकालना है? अपने थर्ड सेकंड में। तो थर्ड सेकंड में जब तुम करोगे तो U की वैल्यू है 5 प्लस 1/2a, A की वैल्यू है -2, 2 n की जगह अगर मैं लिख दूं कितना? 3 और उसमें से कर दूं -1, इससे ये कट जाएगा, तो 5 - 5 दैट इज 0। तो SNTH ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकंड, एंड डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो SNTH में ये जो वैल्यू है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है।
अरे बात समझ आ रही? तो याद रखिए, जब भी डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि क्या मेरी कार अगर रिटार्डिंग एक्सेलरेशन में है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स आ रही है क्या, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पलट के वापस आ रही है क्या। तो देखो, अगर मैं इस कार की बात करूं तो इस कार में मुझे ये दिख रहा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0, और वो समय कब होगा, ये हो गया 5, ये हो गया -2 इंटू टी, ये हो गया 0, तो टी की वैल्यू आ गई 2.5 सेकेंड। मतलब 2.5 सेकंड बाद कार पलटी मार जाएगी। 2.5 सेकंड तक कार आगे जा रही थी, 2.5 टी इक्वल्स टू 2.5 सेकंड पर कार यहां थी, 2 सेकंड पर कहीं यहां थी, और ऐसे गई और पलटी मार के यहां आई, टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे कार यहां पहुंच गई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, लेकिन डिस्टेंस चला ना। अरे डिस्टेंस चला कि नहीं चला, बिल्कुल चला भाई, डिस्टेंस तो चला। अगर डिस्टेंस चला तो कितना डिस्टेंस चला, अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए अपने 2.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली, 22.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अरे बन जाएगा भाई। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से वही इक्वेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं कि पहले 2.5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद माइनस करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक जनरल फॉर्मूला याद करना है SNTH का, और वो क्या है, u इंटू 1 सेकेंड प्लस 1/2a इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर। अब आपसे कहा गया 2.5 सेकेंड, मतलब 2 से लेकर 2.5 तक, 2 से लेकर 2.5 तक, तो 2 से लेकर 2.5 तक, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 2.5, तो u इंटू 1 सेकेंड की जगह हो जाएगा 0.5। अरे बात समझ आ रही, +1/2, a की जगह कितना हो जाएगा, -2, 2 n की जगह हो जाएगा कितना, 2.5, 1 सेकेंड की जगह 0.5। अरे ठीक है, और यहां 0.5 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एक ही बार में आपको आंसर, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की वैल्यू आपको दे रखी है, u की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5। तो 5 इंटू 0.5 दैट इज 2.5, प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, और ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, 2.5, दैट इज 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा, और यहां क्या 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। अब क्या 2.5 में से 2.5 में से मैं क्या माइनस कर दूं, 2.5 माइनस 0.5 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, 2.5 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 2.25 मिलेगा। अरे भाई 2.50 में से 2.25 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 0.25 मीटर। अरे ठीक है, 0.25 मीटर। तो आगे गया कितना, 0.25 मीटर, कितने सेकंड में, अपने आखिरी 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड में। तो 2.5 सेकंड में 2.5 गया तो पलटी मार के उतना ही वापस आया होगा, तो नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट डिस्टेंस इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, दिस इज द आंसर। अरे बात समझ आ रही। अब देखो, अब इसकी लिमिटेशंस कितनी खुल गई। अगर आपको इक्वेशन का प्रॉपर एनालिसिस आता है, आपने इस इक्वेशन को बहुत फील के साथ समझा है, तो ये इक्वेशन आपके अच्छे क्वेश्चंस को भी कम समय में सॉल्व करवा देगी, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो। ठीक, चले आगे बढ़े, आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब मान लीजिए कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा रहा है कि एक कार है, ये एक कार है, इसकी आगे की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड, और पीछे इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन मान लीजिए लग रहा है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे कहा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, फाइंड डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 15 सेकेंड। 3 जगह अपने को निकालने के लिए बोला। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने में आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रखो, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as रखो, जो भी इक्वेशंस रखो, उससे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा दैट विल बी योर राइट आंसर, चाहे वो पॉजिटिव मिले चाहे वो नेगेटिव मिले। लेकिन जब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कह दिया जाए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कार पलट गई, किसी आगे जा रही है और अपने रास्ते से पलट के वापस आने लगी, तो डिस्टेंस बढ़ेगा
बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा, और s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली जो इक्वेशन है या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली जो इक्वेशन है, इसमें s डिस्प्लेसमेंट है। इस बात को याद रखिएगा, ये डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले जब डिस्टेंस निकालने की बात करें तो आप देखो कि ये कार उलटकर या अपने रास्ते से पलटकर वापस आएगी कि नहीं। तो जहां पलटेगी इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस एटी। जिस पॉइंट से पलटी उसकी वैल्यू क्या u बाई a के बराबर हो जाएगी। देखो u कितना है 20, a कितना है 2, अरे पीछे लग रहा है -2। तो यहां देखो अगर तुम एक वैल्यू रखोगे दूसरी वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो आंसर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे -u बाई a है तो यहाँ पे -2 रखूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 10 सेकेंड। मतलब कार जो है वो 10 सेकंड से वापस आना शुरू कर देगी, 10 सेकंड तक आगे जाएगी, उसके बाद रिवर्स होकर वापस आने लग जाएगी। जब ये 10 सेकंड तक आगे जा रही है, जब तक ये आगे जा रही है स्ट्रेट रोड पर, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। लेकिन जिस जगह से ये पलट के वापस आने लग गई उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा और डिस्टेंस अलग हो जाएगा। मतलब अगर मेरे से t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे पूछा गया, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे पूछा गया, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u की जगह हमने रखना है कितना 20, t की जगह रखना है 5, -1/2, a की जगह रखना है 2 और t की जगह रखना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 दैट इज 75 मीटर। अच्छा, सेकंड पार्ट कह रहा है कि t इक्वल्स टू 10 सेकंड। भाई सिंपल, t इक्वल्स टू 10 सेकंड रख दो आंसर। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। अच्छा चलो t इक्वल्स टू रख ही देते हैं 10 सेकंड, तो देखते हैं क्या मिलता है। u इंटू 10, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 20 इंटू 10 -1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 200, और 200 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, u की वैल्यू अपने पास 20, t की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 100 मीटर। अरे बात समझ आ रही, मतलब ये 10 सेकंड में कितना चला, 10 सेकंड में कितना चला 100 मीटर। अच्छा, अगर 15 सेकंड में निकालना हो तो s इक्वल्स टू 15th सेकंड। 10 सेकंड के बाद कार पलट गई, उसके बाद पीछे आने लग जाएगी, तो 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। t इक्वल्स टू 15 सेकंड में करना क्या है भाई आपको, t इक्वल्स टू 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए u की वैल्यू है अपने पास 20, t की जगह है 15, -1/2, a की जगह हो जाएगा अपने पास -2, वही पहले आ गया, इंटू 15 का स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 300 और ये हो जाएगा आपके पास 225, और 300 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75 मीटर। 10 सेकंड पे डिस्टेंस 100 आया, 15 सेकंड पे अगर ये इक्वेशन डिस्टेंस देता तो 75 मीटर। अरे भाई डिस्टेंस कभी घटती थोड़ी है यार, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो याद रखना कि ये s टी इक्वल्स टू 15 सेकंड जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो कार है ये कहीं से पलट के वापस आ रही है, आगे गई आगे गई आगे गई, यहां से पलट के वापस आई, और वो समय क्या है t इक्वल्स टू 10 सेकंड, जिस समय कार ने पलटी मारी। अब 10 सेकंड पे कार पलट गई, 15 सेकंड पे वो कहीं यहां है, और यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है ये 75 मीटर है। अगर मुझे ये गैप पता चल जाए तो क्या मैं टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूं। अरे निकाल सकता हूं भाई, यहां से लेकर यहां तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो डिस्प्लेसमेंट होगा पलटी मारने तक, कार के पलटने तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। तो 10 सेकंड पे कार पलटी तो 10 सेकंड तक कितना गई थी 100 मीटर, ये कितना है 75 मीटर। तो कार एक्चुअली गई कितनी, अरे भाई बताएगा कोई, कार एक्चुअली गई कितनी, कार ऐसे गई और पलट के यहां तक आई 100 गई, और ये पूरा 75 है तो ये 25, तो टोटल डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इन t इक्वल्स टू 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 125 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। अरे बात समझ आ रही, ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है किसकी, इक्वेशंस ऑफ मोशन की। चले आगे बढ़े और क्वेश्चंस देखें, पॉज करिए स्क्रीन को, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। That is, a car starts moving rectilinearly, first with acceleration of 5 meter per second square, then uniformly, and finally deaccelerates with same acceleration, comes to stop.
the total time of motion equals 25 seconds. The average velocity during that time of motion is 72 km per hour. How long does the car move uniformly? It is one of the very finest question of equations of motion. आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मोशन है ये तीन पार्ट में हो रहा है. पहला पार्ट अगर मैं देखूं A to B, दूसरा पार्ट B to C, फिर तीसरा पार्ट C to D. कहा जा रहा है कि ए से बी अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा है और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने समय तक नहीं पता, तो मान लिया कि ये t समय तक हुआ टोटल. फिर B से लेकर या इस वाले टाइम को t1 मान लिया जाए, B से लेकर C तक जो समय लगा वो t2 मान लिया जाए, और इसमें वो कैसे चला, कांस्टेंट रफ्तार से. तो अगर ये कांस्टेंट रफ्तार से चला तो यहां पर इसकी रफ्तार B पॉइंट पे इसकी रफ्तार v इक्वल्स टू u प्लस at, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 5t1. अरे ठीक है, यहां से यहां तक टाइम लगा t1. अच्छा, उसके बाद जब ये रिटार्ड हुआ तो कह जा रहा है रिटार्ड भी वो सेम रेट से हुआ जितने रेट से वो एक्सेलरेट हुआ था. तो अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ था तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड होगा. तो यहां से लेकर यहां तक आने में अगर t1 समय लगा था तो यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, रिटार्ड होकर 0 होने में कितना समय लगेगा, उसमें भी t1 टाइम ही लगेगा. अगर ये t1 टाइम में 0 से A से लेकर B तक गया कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसके बाद जब वो रिटार्ड होगा और रिटार्ड सेम एक्सेलरेशन से रिटार्ड होगा और रिटार्ड होते होते इसकी रफ्तार फिर से 0 हो जा रही है, तो उसमें भी जो टाइम लगेगा वो सेम होगा. A से लेकर B तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस C से लेकर D तक भी होगा. अरे ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं क्या कह दूं भाई, यहां पर इसका टोटल टाइम लगा t1, तो यहां भी टाइम कितना लगेगा, t1. अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये x1 चला, यहां से लेकर यहां तक ये x2 चला, यहां से लेकर यहां तक ये क्या चलेगा, x1. अरे बात समझ आ रही, जितना डिस्टेंस यहां कवर हुआ उतना ही डिस्टेंस यहां कवर होगा. मुझे क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, और मुझे पता है कि द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 25 सेकेंड एंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज 72 किलोमीटर पर आवर. तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस होगा, अगर मान लूं कि ये डिस्टेंस x है, तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम. एवरेज स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूं, 5/18, तो 18 4 जा 72 एंड 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड. तो x हो जाएगा मेरा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, पूरा टाइम कितना लगा भाई, पूरा टाइम लगा कितना, 25 सेकेंड. तो v एवरेज 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये कितना हो जाएगा, 500 मीटर. अरे ठीक है. अच्छा, पूरा टाइम लगा 25 सेकेंड, तो पूरा टाइम अगर 25 सेकेंड लगा तो मेरा अगर ये t1 है तो मैं t2 को क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस 2t1. 25 माइनस 2t1. आइए देखते हैं अब क्या है भाई, x1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू 5 इंटू t1 का स्क्वायर. x2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, x2 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट रफ्तार. कांस्टेंट रफ्तार कितनी हुई, 5t1. कांस्टेंट रफ्तार कितनी हुई, 5t1. कितनी देर तक 25 माइनस 2t1. अरे ठीक है. और x3 कितना आया, x3 विल बी इक्वल टू सेम 1/2 5t1 का स्क्वायर. यही कॉन्सेप्ट था बस इसमें, और कोई खास बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में. अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड दैट इज इक्वल टू 500 मीटर. अब सॉल्व करो इसको जरा, तो 1/2 5t1 स्क्वायर प्लस 5t1 25 माइनस 2t1, और यहां कितना, यहां हो जाएगा अपने पास x3 प्लस 1/2 5t1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 500. चलिए, 5t1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5t1 स्क्वायर. 1/2 5t1 स्क्वायर, 1/2 5t1 स्क्वायर इट इज 5t1 स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 125t1, और उसके बाद कितना माइनस 10t1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 500. अब देखो, 10t1 स्क्वायर में से 5t1 स्क्वायर घटाओगे तो 5t1 बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस 5t1 स्क्वायर प्लस 125t1 माइनस 500 विल बी इक्वल टू 0. ठीक. अब सब में से मैं -5 कॉमन कर लूं, अगर मैं सब में से -5 कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा मुझे भाई, क्या मिलेगा भाई, देखो
जगह थोड़ी कम बची, जगह थोड़ी कम बची, तो इधर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन कर लूं तो मुझे मिलेगा -5, मुझे मिलेगा t1 स्क्वायर, और उसके बाद -25t, और उसके बाद इधर कितना -100, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, +100, इसका सॉल्यूशन क्या होगा t1 स्क्वायर। अच्छा, -25 को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 5, तो -20t -5t +100 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन करा जाए तो t1 कॉमन कर लिया जाए तो t1 -20, अरे बात समझ आ रही, यहां -5 कॉमन कर लिया जाए तो यहां क्या मिलेगा t1 -20, अब इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ, t1 -5 एंड t1 -20 इक्वल्स टू 0, मतलब t1 इक्वल्स टू 5 और t1 इक्वल्स टू 20। कितने सॉल्यूशन मिले अपने पास, दो, एक 5 सेकंड और एक कितना सेकंड 20 सेकंड, एक 5 सेकंड और एक कितना सेकंड 20 सेकंड। तो सही आंसर कौन सा होगा, 5 सेकंड की 20 सेकंड। अब इसके लिए क्या दोनों टाइम पॉजिटिव है, अगर एक टाइम नेगेटिव आता तो मैं कह देता नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल। यहां एक 5 आ रहा है, एक 20 आ रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों टाइम सही होंगे। और ये जो इवेंट है ये दो टाइम पर हो नहीं सकता, एक ही टाइम पर होगा, तो वो कौन सा टाइम सही होगा। तो देखो t2 मैंने लिखा है, क्या लिखा है 25 - 2t1, और ये समय है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं t1 की वैल्यू यहां पर 20 रख दूंगा तो 25 में से 40 जाएगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो t1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो t2 मेरे पास कितना आएगा 25 इंटू 2, 25 -2 इंटू t1 की जगह कितना 5, तो ये हो जाएगा t2 विल बी इक्वल टू 15 सेकेंड। दैट मीन दिस इज द टाइम व्हेन द कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड इट इज कितनी देर तक भाई 15 सेकेंड तक। अब मेरे से कहा गया बताओ कितना चला, तो इसकी रफ्तार कितनी है 5t1, t1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, t1 की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर तक 15 तक, तो 25 इंटू 15 ये हो जाएगा डिस्टेंस की कितनी डिस्टेंस तक ये यूनिफॉर्म स्पीड से चला। अरे ठीक है, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, जहां थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना पड़ जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन, इस तरह के कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। एडवांस की कैलकुलेशन तो और स्टैंडर्ड होती है, और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई लेट यू नो द advanced questions of the questions that are asked in JEE Advanced from this particular chapter, और वो बहुत शानदार होते हैं। और जनरली इस चैप्टर से जो JEE Advanced में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब रिलेटिव मोशन से पूछे जाते हैं। अगर एक दो बार अलग आ गए हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे रिलेटिव मोशन, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप थ्रू आउट पढ़ाई मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी JEE एडवांस की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिजिक्स आपका कॉन्सेप्चुअली बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B in straight line AB has velocity u and v at A and B respectively. Find its velocity at C, the midpoint of AB. Also show that if the time from A to C is twice that of C to B, then v equals to 7u. ठीक, चलिए पहले पार्ट को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B in straight line AB has velocity u and v at A and B respectively. तो मान लीजिए अपने पास एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। अब यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी रफ्तार या कार है, इसकी रफ्तार यहां पे कितनी है, इसकी रफ्तार यहां पर है u। B वाले पॉइंट पे जब ये कार पहुंची तो इसकी रफ्तार कितनी हो गई, इसकी रफ्तार कितनी हो गई v। तो इसका मिड पॉइंट जो C है, यहां पर इसकी क्या रफ्तार होगी वो आपको बताना है। मिड पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर। तो हम क्या जानते हैं, अच्छा, थ्रू आउट मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, थ्रू आउट मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड दैट इज a। अरे ठीक है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो मैं x इक्वल्स टू लिख सकता हूं v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। 2a से 2a कट जाएगा, अरे x इक्वल्स टू हो जाएगा ना अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a फॉर्मूला, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो देखो क्या होगा, v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर, तो v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2, तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। अगर मैं इसी को कह दूं vc, तो यही मेरा हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट c। अब ये रिजल्ट याद करने लायक है। जैसे नीट के बच्चे हो गए, उन लोगों के लिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पॉइंट पे कार की रफ्तार, इनिशियली कार की रफ्तार जो थी 10 मीटर पर सेकंड थी, फाइनली कार की रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो बताइए मिड पॉइंट पे इसकी रफ्तार क्या थी। इफ द कार वॉज अंडर कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन थ्रू आउट द मोशन, ये बात ध्यान दीजिएगा कि थ्रू आउट मोशन जो एक्सलरेशन रहना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अरे बात समझ आ रही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि ऑल्सो सो दैट इफ द टाइम फ्रॉम ए टू सी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी टू बी, देन v इक्वल्स टू 7u। अब ये जो कार थी जिसकी रफ्तार यहां पर u थी, यहां पर v थी, और इस पॉइंट पर इसकी रफ्तार कितनी थी, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू vc। इसको a से लेकर b तक जाने में जो समय लग रहा है वो b से c तक, ये t1 हो गया, b से c तक जाने में जो समय लग रहा है वो t2 है। तो t1 जो है वो क्या है, t2 जो है वो हाफ ऑफ t1 है ना। क्या कह रहा कि फाइंड इट्स वेलोसिटी, अच्छा ऑल्सो शो दैट इफ द टाइम फ्रॉम ए टू सी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी टू बी। मतलब t1 जो है वो किसके बराबर है, 2t2 के बराबर है। तो बताओ कि v की वैल्यू जो होगी वो 7u के बराबर होगी, v इक्वल्स टू 7u। तो क्या करोगे, t1 की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे भाई, यहां से लेकर यहां तक गए तो t1 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो t इक्वल्स टू v माइनस u बाई a होता है। तो ये कितना हो जाएगा, vc माइनस u डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू 2 इंटू v माइनस vc डिवाइडेड बाई यहां भी एक्सेलरेशन कितना है a, तो a से a कट जाएगा, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, vc माइनस u इक्वल्स टू 2v माइनस 2vc, तो दैट इज 3vc इक्वल्स टू 2v प्लस u। ठीक, अब vc की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, तो 3/3 अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2v प्लस u। अरे ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 9/2 v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 u इंटू v। अरे ठीक है, चले अब सॉल्व करें। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 9v स्क्वायर प्लस 9u स्क्वायर इक्वल्स टू 8v स्क्वायर, देखो 4v में 2 से 8v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 4 2 8u v। अब क्या करें भाई, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें, हमको v निकालना है किसके टर्म में, u के टर्म में। तो देखो v के टर्म में ये क्वाड्रेटिक बन रही है क्या, अरे बन रही है भाई, इसको मैं इधर ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर, 9u ये है, 2u ये है, तो ये कितना हो जाएगा 7u स्क्वायर, और ये इधर आएगा माइनस 8uv, और इधर कितना हो जाएगा प्लस 7u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना, तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 7uv माइनस uv प्लस 7u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो v स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो v कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहां से बताओ, v कॉमन हो जाएगा तो v माइनस 7u, और दूसरी बात यहां से भी, यहां से क्या कॉमन कर लें, यहां से u कॉमन कर लें, तो क्या मिलेगा v माइनस 7u दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो एक हो गया v माइनस u, एक हो गया v माइनस v माइनस 7u है, तो एक इक्वेशन हो गया v माइनस 7u दैट इज इक्वल टू 0। तो v इक्वल्स टू u एंड v इक्वल्स टू 7u। पहला वाला जो सॉल्यूशन है ये जस्टिफाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट मोशन एक्सेलरेटेड है, तो u और v दोनों बराबर नहीं हो सकते। सो द राइट आंसर इज v इक्वल्स टू 7u, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये भी रिजल्ट्स आप याद कर सकते हैं, ये रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं कि अगर एक कार स्टार्ट हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एक कार स्टार्ट हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिनको अगर आप न्यूमेरिकल को फील करके सॉल्व करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। यहां से लेकर यहां तक जा रही है,
मिड पॉइंट तक जाने में इसकी रफ्तार, इसका जो समय लगा वो 4 सेकंड लगा, और मिड पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2 सेकंड लगा, तो बताओ फाइनल रफ्तार क्या होगी। कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया रहेगा, तब आप क्या करोगे, तब आपको ऐसे रिजल्ट्स काम आएंगे, और ये फॉर्मेट काम आएगा। अगर आपसे रिजल्ट भूल भी जाए या टाइम ट्वाइस के टर्म में ना हो, थ्राइस के टर्म में हो, तो आपको ये रिजल्ट बनाने आना चाहिए। अगर आपको ये रिजल्ट बनाने आएगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को निचोड़कर अपने दिमाग में बिठाना और फिर उसको अपनी फिंगर टिप पे ले आना, ये है जेईई एडवांस, जेईई मेंस की प्रिपरेशन। नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी कहीं इससे कम नहीं है, क्योंकि वहां आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिस पेपर में क्वेश्चंस आसान होते हैं उस पेपर के कंपटीशन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि एवरेज बच्चा भी परफॉर्म करने के लिए तैयार है, अच्छा बच्चा तो है ही है। जेईई एडवांस में क्या खास बात है, जेईई एडवांस का पेपर इतना कठिन है कि ये जो थोड़ा मोड़ा सिलेबस पढ़ के जो बच्चे जाते हैं या ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हैं, वो तो ऐसे ही आउट ऑफ रेस हो जाते हैं। वहां तो बस वही जाएगा जिसने बहुत शानदार तरह से अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स खत्म करी है। इस वजह से जेईई एडवांस निकालना आसान है एज कंपेयर टू नीट। जेईई एडवांस उसी बच्चे का होगा जो बहुत अच्छा होगा अपनी पढ़ाई में। नीट उसका भी हो सकता है जो एवरेज है, लेकिन उसने जितना पढ़ा है वो सब एकदम शानदार लेवल पे पढ़ा है। ठीक है, उसमें उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज बहुत अच्छी हैं, बेसिक बेसिक पढ़े हैं लेकिन सब पढ़ के गए हैं, कुछ छोड़कर नहीं गए। जेईई एडवांस में आपको सब पढ़कर नहीं जाना है, आप अपने मजबूत टॉपिक्स को बहुत स्ट्रेंथन करिए, आप उसी से अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट पार्ट इज वन डायमेंशनल, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, एक बॉल है, इसको u रफ्तार से ऊपर फेंकूं तो ये बॉल ऊपर जाएगी और पलटी मारकर नीचे आएगी। अरे आएगी भाई। तो मेरे से कहा गया सबसे पहला सवाल कि बताओ इसमें कितना टाइम लगा, जिसका नाम रखा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका भाई, का यहां से कोई ऑब्जेक्ट, किसी बॉल को मैंने ऊपर फेंका, पलटी मार के वापस यहीं आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की वैल्यू 0, यू वेलोसिटी से फेंका था, -1/2 GT स्क्वायर। याद रखिएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो ऊपर लगेगा वो पॉजिटिव, जो नीचे लगेगा वो नेगेटिव, जो आगे लगेगा वो पॉजिटिव, जो पीछे लगेगा वो नेगेटिव। कहां से, जहां आपका ऑब्जर्वर बैठा है, मेरा ऑब्जर्वर ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन से जो नीचे जाएगा वो नेगेटिव, जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव। जो अपनी डायरेक्शन बदलेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी अपना डायरेक्शन बदलेगी, वही पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। बच गया हो बस, आईपैड पे चेक करना पड़ेगा, वो भयंकर गिरा है। चल रहा है भाई। दिक्कत नहीं हो सकती गिरने गिराने से, इतना तो टेस्ट होके आती ही है। ये टिप टेढ़ी हो जाती है तभी थोड़ी दिक्कत होती है। तो जो ऊपर लगा वो पॉजिटिव, जो नीचे लगा वो नेगेटिव, जो आगे लगा वो पॉजिटिव, जो पीछे लगा वो नेगेटिव। जो फिजिकल क्वांटिटी अपना डायरेक्शन चेंज करेगी वही पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मान लो। ग्रेविटी हमेशा कितनी होती है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सब चीजें रिलेटिव पे डिपेंड करती है, लेकिन इनिशियली आप यही मानकर चलिए कि जो ऊपर लगेगा वो पॉजिटिव, जो नीचे लगेगा वो नेगेटिव, जो आगे लगेगा वो पॉजिटिव, जो पीछे लगेगा वो नेगेटिव। तो देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ut -1/2 GT स्क्वायर। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो इसकी रफ्तार क्या है, पॉजिटिव, और ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहां से t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया अपने पास 2u/g। अच्छा, इसी को दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, एक को बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंड, एक को बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंड। टाइम ऑफ एसेंड u/g हो जाता है, टाइम ऑफ डिसेंड भी u/g हो जाता है। ठीक, और बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम हाइट। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैक्सिमम हाइट क्या है भाई, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जब ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0। v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो s विल बी इक्वल टू
v की वैल्यू हो गई 0, ये हो गया u स्क्वायर माइनस 2 h मैक्स, जा रहा है ऊपर, ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो g हो जाएगा नेगेटिव, h हो जाएगा पॉजिटिव, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, u स्क्वायर बाई 2g। ये आपका हो गया मैक्सिमम हाइट, दैट इज u स्क्वायर बाई 2g। अरे बात समझ आ रही। अब अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल के रफ्तार की, तो देखो यहां से x डिस्प्लेसमेंट पर पार्टिकल की दो रफ्तार पॉसिबल है, एक होगी ऊपर की तरफ v और एक होगी नीचे की तरफ v। तो जब भी आप किसी x डिस्प्लेसमेंट पर पार्टिकल का रफ्तार निकालेंगे तो दो रफ्तार मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अरे बात समझ आ रही, पॉजिटिव ऊपर वाला, नेगेटिव नीचे वाला। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर फेंक रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और मैं कह रहा हूं कि बताओ एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब मैं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने जाऊंगा तो क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v क्या होगा, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू है अपने पास कितनी -10, ग्रेविटी नीचे लग रही है भाई, तो g की वैल्यू हो गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t कितना 1, तो v मुझे मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब इसी में समझने वाली बात यह कि अगर मैं इसको यहां से ऊपर फेंक रहा हूं कितनी रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड से। अरे बात समझ आ रही है। और मेरे से कहा गया कि अब बताओ s इक्वल्स टू 5 मीटर पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो तब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, तब मैं 5 मीटर पर सेकंड पे मेरे से वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर निकालना है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हो गई अपने पास 20 का स्क्वायर, और -2 एक्सेलरेशन हो जाएगा 10, और s की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा अपने पास 100। अरे ठीक है, 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 100, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 300। तो v की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये मिलेगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अंडर रूट निकाल रहे हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, पलटी मार के नीचे आया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू 5 मीटर है भाई साहब, तो 5 मीटर पे इसकी दो रफ्तार होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ होगी 10√3 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ होगी -10√3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब मेरे से पूछे कि बताओ वो समय क्या था कि जब ये पार्टिकल 5 मीटर पर था। इसी में एक क्वेश्चन अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि बताइए वो समय क्या हो रहा था जब ये पार्टिकल 5 मीटर पर था, तो समय निकालने के लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, तो s की वैल्यू है अपने पास कितनी 5, u की वैल्यू है 20 इंटू टी -1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर -20t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 को अगर आप कॉमन करना चाहें तो टी स्क्वायर -10t प्लस 1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1 विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से सीधराचार्य लगाएंगे आप तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, तो -4 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक समय आपका छोटा आएगा, एक समय आपका बड़ा आएगा, दोनों समय पॉजिटिव होगा। जब छोटा वाला टाइम होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा, जो बड़ा वाला टाइम होगा उस पर ये नीचे आ रहा होगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन। ठीक, अरे बात समझ आ रही। चले आगे बढ़े, क्वेश्चंस देखते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज अ नाइस क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द टाइम एंड इट्स हाइट ऑफ फॉल। बताओ क्या निकालना है, टाइम और हाइट ऑफ फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरा तो उसने मान लो कि t समय में t इक्वल्स टू कितने, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ लेंथ इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, तो मान लो टोटल टाइम लगा t,
अपने आखिरी सेकंड में t इक्वल्स टू टी माइनस 1 से लेकर t इक्वल्स टू टी तक इसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया SNTH दैट इज 1/2 ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज SNTH इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ s। ठीक, तो SNTH कितना होगा, u कितना इनिशियली फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल्स टू कितना है 0, तो हो जाएगा 1/2 a इंटू 2t माइनस 1 और इधर कितना 1/2 s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, 1/2 से 1/2 a से a कट जाएगा तो क्या मिलेगा 4t माइनस 2, 4t माइनस 2 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या करना है, t का वैल्यू निकालना है, तो t विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो t विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू 4, t इक्वल्स टू अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं 2 2 4 2 8 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये पूरा मेरा जो सोल्यूशन होगा 2 प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.414, तो देखो एक समय मेरा 1 सेकंड से छोटा आएगा, एक सेकंड मेरा 1 सेकंड से बड़ा आएगा, तो जो समय मेरा 1 सेकंड से छोटा आएगा वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस चल रहा है वो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस है, मतलब जो टोटल टाइम टेकन है वो 1 सेकंड से ज्यादा है, तो मेरा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.414 दैट इज 3.414 सेकंड। अरे बात समझ आ रही, ये हो गया टोटल टाइम। अब मेरे से कहा गया कि भैया क्या निकालो, इट्स हाइट ऑफ फॉल, तो हाइट ऑफ फॉल क्या होगा, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 ए टी स्क्वायर, तो एस ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू अपने पास -10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3.4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आने का मतलब है कि जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है वहां से ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे। अरे बात समझ आ रही, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है मोशन ऑफ ग्रेविटी के, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन इस वजह से कराए जाते हैं ताकि एक आपका अप्रोच डेवलप हो जाए कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। आइए नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट 32 मीटर अ बॉय थ्रोज एन एप्पल अपवर्ड व्हिच स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 16 सेकंड, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एप्पल विथ व्हिच इट वाज थ्रोन एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, यहां पर एक लड़का खड़ा है, इस लड़के के हाथ में एक पत्थर है या एक एप्पल है, उसे ऐसे ऊपर फेंका और ऐसे पलटी मार के ये नीचे आया और इतनी देर में जो समय लगा वो लगा अपने पास 16 सेकेंड, t इक्वल्स टू 16 सेकेंड। तो सवाल पूछा गया कि अगर ये हाइट 32 मीटर है तो बताओ कि इसको कितनी रफ्तार से ऊपर फेंका गया होगा, तो सिंपल s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जहां से लड़का बैठा है वहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो -32 मीटर नीचे की तरफ है, यू मान लो मैंने ऊपर फेंका, कितनी रफ्तार से फेंका वो मुझे नहीं पता, टाइम मुझे कितना पता है, टोटल कितना लग रहा है 16 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 5 10 और अपने पास क्या हो जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी है, 16 दैट इज 16 का स्क्वायर, तो -32 प्लस इक्वल्स टू 16u और -5 इंटू 16 इंटू 16, ठीक। तो यहां से 16u विल बी इक्वल टू 5 इंटू 16 इंटू 16 -32 डिवाइडेड बाई 16 u विल बी इक्वल टू, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा 16 इंटू 5 माइनस 2, तो 80 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 78 मीटर। ये हो गया आपके पास कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कितनी रफ्तार से फेंका गया, वेरी सिंपल। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस ये सीबीएसई में भी सिखाए जाते हैं बच्चों को, ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस है जहां से आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर ले रहे हैं, ठीक। आइए और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन एंड इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव मोशन, और वहां पर हम खूब सारे मोशन अंडर ग्रेविटी के भी क्वेश्चंस लगाएंगे।
तो द क्वेश्चन इज अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए द टॉप ऑफ अ टावर, it reaches the ground in time t1. If it is thrown vertically downward from a with the same speed, it reaches the ground in time t2. If it is allowed to fall freely from a, then find the time it take to reach the ground. देखो ये एक बिल्डिंग है, मान लो कि ये एक अपने पास बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट फेंका गया ऊपर, ठीक, यू रफ्तार से, एक दूसरा बॉल है उसको फेंका गया नीचे यू रफ्तार से, और तीसरे को ऐसे फ्रीली छोड़ दिया गया, तीसरे वाले को ऐसे ही फ्रीली छोड़ दिया गया। तो जो पहला वाला है, जो पहले वाले का मोशन होगा वो कैसा होगा, वैसे ऊपर जाएगा, पलट के यहां नीचे आएगा, इसकी हाइट मान ली जाए h, तो जब ये पलट के नीचे आया तो इसमें जो टाइम लगा वो t1 लगा, ये जो डायरेक्टली ऐसे नीचे आया इसमें जो टाइम लगा वो t2 लगा। तो पूछा गया कि बताओ इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक, दोनों में h सेम है। तो अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूं तो पहले इक्वेशन में h विल बी इक्वल टू ut1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन माइनस h विल बी इक्वल टू माइनस ut2 माइनस 1/2 g t2 स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे को निकालना क्या था, मुझे निकालना था t, तो मैं क्या करूं, अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में मैं t2 से मल्टीप्लाई करा दूं और नीचे वाली इक्वेशन में मैं t1 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, जो पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस एच टी टू विल बी इक्वल टू कितना, यू कितना t1 t2 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर t2, ठीक। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एच t1 माइनस इक्वल्स टू माइनस यू t2 माइनस 1/2 g t2 स्क्वायर t1। अरे ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो इससे ये कट जाएगा और क्या मिलेगा, माइनस एच कॉमन हो जाएगा, तो t1 प्लस t2 विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 g। और यहां से देखो भाई, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से अगर मैं कॉमन कर लूं तो मेरे पास t1 t2 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं t1 t2 कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा, t1 t2 अगर कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा भाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे पास t1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस t2, तो t1 t2 से t1 t2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/2 g t1 t2। अरे ठीक है, और h कितना होगा भाई, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन हम थर्ड लगा नहीं सकते क्योंकि हमको टाइम चाहिए। तो कितना होगा, इसको फ्रीली छोड़ दिया, इसको अगर मैंने यहां से फ्रीली छोड़ दिया, इनिशियल रफ्तार इसकी 0 है, तो मैं सेकंड इक्वेशन लगाने जाऊंगा तो क्या मिलेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाने जाऊंगा तो ये मिलेगा मुझे क्या, h विल बी इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। तो h विल बी इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 g t1 t2, 1/2 g से 1/2 g कट जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी √t1 t2। This is the last question of this particular chapter। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कह देगा एक ऑब्जेक्ट है, इसको जब हमने ऊपर फेंका तो इसको ऊपर से जाकर नीचे आने में जो टोटल समय लगा वो मान लिया कि मुझे लग गया 25 सेकंड, ठीक है। और जब मैंने सेम रफ्तार से इसको नीचे फेंका तो इसको आने में, नीचे पहुंचने में टोटल समय लगा 4 सेकंड। बताओ अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्रीली छोड़ दूं तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2। थोड़ा आप समझकर चीजों को याद करेंगे तो ये आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये था आपके पास पूरा पहला चैप्टर का एक पार्ट जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन और मोशन द ग्रेविटी की बात किए। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा दैट इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ द काइनेमेटिक्स। ऑन दैट पर्टिकुलर लेक्चर विल डील विद द टॉपिक दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन बहुत सारे कठिन क्वेश्चंस को आसान बना देता है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने कहीं भी दो ऑब्जेक्ट के मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगाया, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको मन लगाकर पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।